नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद अच्छे होंगे। आज यह हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ या फिर ट्वेल्थ के बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपका ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन कैसा होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ऐसे सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस समय ट्वेल्थ क्लास में हैं, या फिर वो बच्चे जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं। उन सभी के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी आने वाले समय में करना चाहते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। ये सब आप लोग मानते होंगे और वो ऐसा है भी। तो इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नहीं तो यूपीएससी का सिलेबस जितना बड़ा है, आपको कई साल लग सकते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्लान किए कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता। उसमें सिर्फ आप हार्डवर्क करेंगे और आपका टाइम ही बर्बाद होगा। आपको सफलता मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। तो हर एक बच्चे का ज़्यादातर सपना होता है कि वो कभी ना कभी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर दें। तो बस आप सभी के लिए यह वीडियो है। जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और यूपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है। अब हर कोई चाहता है कि भाई उसका यूपीएससी में सिलेक्शन और अच्छा खासा रैंक हो, लेकिन रैंक और यूपीएससी में सिलेक्शन लाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और सही दिशा, सही स्ट्रेटजी, सही प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सही प्लान के आपको सफलता मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। अगर आप भी इन टॉपर्स की तरह आप चाहते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट में आपका रैंक हो, आपके माता पिता, आपके दोस्त आप पर प्राउड करें, आप पे गर्व करें, तो आपके लिए सही स्ट्रेटजीज होना जरूरी है, सही प्लान होना जरूरी है। बिना प्लान के आपका कोई भी काम जल्दी सफल होने वाला नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो, जब भी आपका एडमिशन क्लास ट्वेल्थ में हो, तो क्लास ट्वेल्थ के ड्यूरिंग, क्लास ट्वेल्थ के दौरान तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यूपीएससी आखिर है क्या। आपका ट्वेल्थ क्लास खत्म होने से पहले आपको ये ओवरऑल पता हो जाना चाहिए कि आखिर यूपीएससी है क्या। इसके ऊपरी ऊपरी बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसका एक ऊपरी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या है, इसका एग्ज़ाम कितने सालों में होता है, कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं, टोटल कितने नंबर के होते हैं। ऐसे ओवरऑल आपको मालूम होना चाहिए। क्लास ट्वेल्थ तक आपको ऐसे छोटे मोटे जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको ट्वेल्थ तक आपको इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आपको क्लास ट्वेल्थ में कुछ पढ़ना नहीं है कि आपको यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देना है। क्लास ट्वेल्थ में कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर यूपीएससी है क्या। फिर अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे। अब देखिए, जब आप क्लास ट्वेल्थ, जब आप पास आउट कर लेते हैं ना, जब आप पास हो जाते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करें, या फिर आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर इस समय ज़्यादातर बच्चे, आप सभी को पता होगा, बीटेक करते हैं। ठीक है, ये आपके पास तीन ऑप्शन है। या भी पहला है कि आप किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी, साइंस में भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हुआ, और सोशोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दूसरा है आपकी मेडिकल में जा सकते हैं, जैसे नीट के एग्ज़ामों में। और तीसरा है आपको कि आप बीटेक के फील्ड में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मेडिकल और बीटेक। अब देखिए, मेडिकल और बीटेक जो है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पर अगर आप मेडिकल और बीटेक का जब आप तैयारी करेंगे, उस दौरान, उस समय आपको बीटेक और मेडिकल पर अपना फोकस करना ही पड़ेगा। उस समय आप, उस ड्यूरिंग आप यूपीएससी के प्रिपरेशन का सब्जेक्ट आप बहुत ही कम पढ़ सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी जब कर सकते हैं जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया हो, बीटेक की डिग्री आपकी कंप्लीट हो गया, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा वक्त यूपीएससी के लिए दे सकते हैं। तो मेडिकल और बीटेक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद या फिर पीजी के टाइम पर ही
पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेडिकल और बीटेक तो एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि आपको, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले, एक मिनट, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रेजुएशन का। एक मिनट, ग्रेजुएशन से हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो को, ठीक है। अब देखिए, ग्रेजुएशन में आपके कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, कई सारे फील्ड हो सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले एक हो सकता है साइंस सेक्टर। इसमें हो सकता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सभी से रिलेटेड। दूसरा है आर्ट, इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट हो इसमें आते हैं। तीसरा हो गया आपका कॉमर्स, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, और भी सब्जेक्ट जो कॉमर्स में आते हैं। अब आपको देखना ये है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और भी जो भी एक दो फील्ड होते होंगे, लेकिन इस तीन फील्ड में ज़्यादातर बच्चे, लगभग 90% बच्चे इन्हीं फील्ड में होते हैं, ठीक है। तो साइंस का जो सिलेबस होता है, जो साइंस का जो भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि आप 60 to 70% अपना वक्त, 60 to 70%, एक मिनट चाहिए, 60 to 70% आप अपना टाइम जो है इन साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ने में देंगे। क्योंकि भाई, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा नंबर लाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं एक, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो एक सही तरीके से अपना आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते होंगे। और साइंस का सब्जेक्ट इतना आसान भी नहीं कि आप जो भी एक बार पढ़ें आपको सही से समझ में आ जाए। उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपका 60 से 70% आपका अपना वक्त साइंस के सब्जेक्ट में जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ जाइए कॉमर्स के सब्जेक्ट में, यहाँ पर भी आपका 60 to 70% वक्त जो है, जो टाइम है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट पर जाएगा। बाकी 30 to 40%, 30 to 35%, 30 से 40% के बीच जो है, अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप उस दौरान अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से लिख के बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर आर्ट के स्टूडेंट हो गया, ये हो गया कॉमर्स, ठीक। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका ये मान के चलिए 60 to 70% तो आपका जाएगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर, 30 to 40% जाएगा आपका वक्त, जो भी अगर बच गया तो 30 to 40 या फिर 30 to 35% जाएगा यूपीएससी के प्रिपरेशन पर जाएगा, ठीक है। यूपीएससी पर फोकस पर जाएगा आपका वक्त, 30 से 40% ड्यूरिंग ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। और सेम चीज़ आपको कॉमर्स में भी देखने को मिल जाएगा, 60 to 70% आपको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, और 30 to 40% आप अपना यूपीएससी पर फोकस कर सकते हैं। इतना ज़्यादा चांस है अगर आप साइंस और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो साइंस ले सकते हैं या फिर कॉमर्स ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका 30-40% वक्त जो है आप यूपीएससी में बड़े आराम से दे सकते हैं, और 3 सालों में तो आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे, सीख जाएंगे, और पढ़ भी लेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं आर्ट। ये आर्ट्स में क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आर्ट्स जो भी है, जो भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि पहला हो गया पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी, और भी जो सब्जेक्ट्स आते होंगे इसमें, ये सभी सब्जेक्ट यूपीएससी में होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटी तो भाई ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है, साथ ही साथ इसका जीएस2 जैसे पेपर भी होता है। ज्योग्राफी ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जीएस1 में भी पूछा जाता है, और जीएस3 का जो इन्वायरमेंट का जो सेक्टर है उसमें भी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट लगभग मिक्स ही होता है। सेम चीज़ हिस्ट्री में आ जाइए, ये जीएस1 में पूछा ही जाता है और प्रीलिम्स से पूछा जाता है। ऐसे सेम चीज़ आपका सोशोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं आर्ट जो आपका सब्जेक्ट है, जो आर्ट्स आपकी जो डिग्री है, कहीं ना कहीं एक और सब्जेक्ट से, एक और फील्ड से कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होता है। जैसे कि कॉमर्स और साइंस का जो बैकग्राउंड है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हेल्प ज़्यादा दे देता है, ठीक है। एक मिनट चाहिए, अब एक मिनट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के समय हो, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको कैसे तैयारी करना है यूपीएससी का। अब आइए बात करते हैं ग्रेजुएशन के समय, ठीक है। एक मिनट, ग्रेजुएशन का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका पहला साल है, फर्स्ट ईयर, इसमें आपको क्या करना है कि यूपीएससी के बारे में आपको जानना है कि यूपीएससी क्या है, कितने पेपर हैं, और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर से, देखिए यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें तैयारी करने में काफ़ी वक्त
भी लगता है, और कभी कभी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, अगर कभी कभी आपको सफलता नहीं मिलता है, तो इंसान बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग को एक ये हो जाता है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बुक पढ़ने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो लोगों को बहुत दुख होता है। तो बुक्स में आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, अपने सिलेबस में आपको इंटरेस्ट और कमांड बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट ईयर से ही अपना यूपीएससी की तरफ एक रुझान देना जो है स्टार्ट कर देना है, कि यूपीएससी के प्रति रुझान, जैसे कि उसकी वीडियोस देखना, यूपीएससी क्या है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना, पढ़ना, न्यूज़ देखना, और उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी करंट न्यूज़ देखना। मतलब आपको इंटरेस्ट धीरे 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 यूपीएससी की तरफ आपको रुख बना ही लेना है फर्स्ट ईयर के टाइप, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसको धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना, मैं फिर से हाँ बोल दे रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी मतलब इसमें कोई भी एडवांस बुक नहीं पढ़ना है, इसकी जैसे लक्ष्मीकांत, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यूपीएससी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, इन सभी से रिलेटेड यूपीएससी के बारे में ओवरऑल नॉलेज आपको फर्स्ट ईयर तक हो जाना ही चाहिए, और आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट यूपीएससी की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको बुक पढ़ने की धीरे धीरे आपको अपनी हैबिट बढ़ा देनी चाहिए, और आपको अपने दिमाग में ये इस बात को डाल लेना है कि यूपीएससी एक ब्रॉड सिलेबस है, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। ये सत्य है, ये एकदम ट्रू है, ठीक है। तो आपको सॉफ्ट ड्रीम में नहीं जीना है कि मैं एक साल में ये कर लूँगा, फिर उसके बाद में मेरे पास गाड़ी बंगला, ये सब नहीं करना है। आपको सीरियसली एक साल उसके बारे में जानना है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड ईयर। एक मिनट, सेकेंड ईयर पे आ जाइए, ठीक है। ये मैं इस समय ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप अपने फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे और सेकेंड ईयर में क्या करेंगे। एक मिनट। अब आपको क्या करना है कि आपको सेकेंड ईयर में एनसीईआरटी को तो आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियोस आपको देखना है, और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स और मेंस और प्रीलिम्स का पीवाईक्यू आपको मार्केट से लेना है, या फिर अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो से कोई मतलब नहीं है कि आप वीडियो का पीवाईक्यू देखें, आपको जब तक हार्ड कॉपी आपके पास ना हो वो क्वेश्चन पढ़ने और समझने का मज़ा ही नहीं आता है। तो आप मार्केट से प्रीलिम्स का पीवाईक्यू आप ले सकते हैं, और मेंस का भी पीवाईक्यू ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस चीज़ को आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसका लैंग्वेज क्या है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सेक्टर से क्वेश्चन पे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुए हैं, ऐसे सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मिनट, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी सेकंड ईयर में आपको जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी मतलब 7-8 सालों के जितने भी टॉपर्स हैं, जिनका भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उन सभी का वीडियोस आप देखिए, और ये आप ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट्स है जो इन सभी के अंदर है, ऐसे कौन से कॉमन बुक्स, ऐसे कौन सी इनका प्लानिंग है, ऐसे मतलब आपको किस सेकेंड ईयर में हर एक चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए। आपका पूरा सिलेबस, आपके टॉपर्स का इंटरव्यू आप जरूर देखिए, इससे क्या होगा कि आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। टॉपर्स का मोटिवेशन मिलने के साथ साथ आपको अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, और सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये मालूम होना चाहिए। आपको पीवाईक्यू जो प्रीलिम्स और मेंस है उस पर भी ध्यान देना है कि इसमें सबका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको एनसीईआरटी उसके साथ ही साथ रिवीजन आपको करना ही करना है। यूपीएससी की तरफ अपना रुख आपको और मोड़ लेना है। आपको वीडियोस देखना है यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन सभी से रिलेटेड आपको देखना है, लेकिन नोट्स नहीं बनाना। मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का आपको नोट्स नहीं बनाना है कि आपको एनसीईआरटी का नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। आपको मल्टीपल टाइम्स उस बुक का रिवीजन करना है। सबसे पहले जब आप बुक का रिवीजन
स्टार्ट करेंगे, जब भी आप बुक की फर्स्ट रीडिंग करेंगे, आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन जब आप सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग जब भी देंगे उस बुक पर, आपको कम वक्त भी लगेगा और आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बन जाएगा। तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको क्या करना है, यूपीएससी की तरफ एक अपना रुझान बनाना है, इंटरेस्ट बनाना है, और यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जानना है, कितने पेपर होते हैं, कितना सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है, मेंस से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, हर एक चीज़ आपको जानना है। अब आइए आपका एंट्री हम करवा देते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लीजिए कि आपका ये यूपीएससी प्रिपरेशन धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड ईयर में आप आए, आपका रिवीजन तो साथ ही साथ भाई चल ही रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इसमें एडवांस बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ऐसी बुक, और अगर आप चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स जैसे बुक को आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर नहीं सकते, आपको स्टार्ट करना ही चाहिए, ठीक है। आपको थर्ड ईयर में क्या करना है कि आपको रिवीजन तो जो आपका पीछे चला था, जैसे कि एनसीईआरटी बुक को कई बार पढ़ना, आपको बोर नहीं होना है, मैं आपको यहाँ बोल दे रहा हूँ। हो सकता है आप 3 से 4 बार पढ़े, आपको बोर हो जाए, ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना है। जितनी बार एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, आपको और नई नई चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आपको रिवीजन के साथ साथ एडवांस बुक पर ध्यान देना है कि एडवांस बुक का जो आपके अंदर डर है, फिर वो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सब डर सब कुछ खत्म हो जाए। आपको पीवाईक्यू देखना है और धीरे धीरे अब आपको सॉल्व भी करना है, देखना है, आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखना है, कुछ ना कुछ आपको करना ही करना है। मतलब जो थर्ड ईयर है आपका, उसमें आपको एडवांस बुक पर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, वीडियोस पे ध्यान देना है। मतलब वीडियोस आपको देखते रहना है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो वीडियोस है, जो टॉपिक है, उससे कभी आप बोर ना हो। अगर वीडियोस से देखेंगे और प्लस बुक से पढ़ेंगे तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एक समय आएगा कि आप अपने आप को बोरियत महसूस करने लगेंगे। तो आपको वीडियोस ध्यान देना है, बुक्स पे आपको इंटरेस्ट बनाना है, और आपको यूपीएससी के बारे में तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही मालूम हो गया था, और एडवांस बुक आपको पढ़ना है। ये आपको थर्ड ईयर में करना है, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपका यूपीएससी का 50% चीज़ें जो एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए जो एक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि पेशेंस, कॉन्टिन्यूटी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आइए फाइनल गेम। अब आप पहुंच चुके हैं उस टाइम में, उस वक्त में कि अब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन में इतना कुछ पढ़ा, अब यूपीएससी के लिए मैं कितना टाइम दूँ। तो देखिए, आपको ये नहीं साबित करना है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने 21 साल में दिया और मेरा हो गया, ये नहीं साबित करना है। आपको अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जब भी दें तो 21 साल के या 22 साल, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 21 साल के हैं तब भी आप एकदम यंग हैं, 22 साल के हैं तो भी आप यंग हैं। आप जब भी दें तो आप पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन से दें, जल्दबाजी में एग्ज़ाम ना दें। तो आपको, और वो भी आप जानते हैं कि 2023 के बाद से कितना कुछ यूपीएससी में चेंज आ चुका है, बहुत कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है। तो इन सभी को ध्यान देते हुए आपको कम से कम आफ्टर ग्रेजुएशन कम से कम आपको 12 से 15 महीने आपको सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ यूपीएससी पे फोकस करना चाहिए। फिर 12-15 महीने के बाद जो भी आपका डेट रहे, जब भी आपका रहे, उस 15 महीने 12 महीने के बाद ही आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, उससे पहले नहीं बैठना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका वक्त भी जाएगा। जो आपने 2-3 साल उधर ग्रेजुएशन में आपने अच्छे खासा आपने तैयारी किया है, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट भी सकते हैं, आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो इसलिए आप एकदम प्रॉपर अपनी तैयारी करने के बाद ही एग्ज़ाम दें। तो आफ्टर ग्रेजुएशन कम से कम आप 12 से 15 महीने यूपीएससी के लिए एकदम फोकस हो जाएं। अब आइए इस वीडियो में फिर आगे हम बात कर रहे हैं इन, एक मिनट। अब आइए बात करेंगे कि इन 12 से 15 महीनों को आपको यूज़ कैसे करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको 15 मंथ आपके पास समय है, ठीक है। एक मिनट भाई। मान लीजिए आपके पास 15 मंथ है, ठीक है, 15 महीने हैं, ओके। अब आपको 15 महीने बाद आपको जो भी एग्ज़ाम आएगा, मतलब यूपीएससी का रिटर्न, उसको आपको एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। अब आपको इन 15 महीनों को कैसे डिवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका गेम सारा चेंज होता है। यहाँ पर अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कुछ भी गलती की, आपने 1-2 महीने ऊपर नीचे किया, तो कहीं ना कहीं गेम चेंज हो सकता है। इसलिए आपको बढ़िया से आपको अपना प्लान बनाना है। तो सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि 2024 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो 26 मई को है। तो चलिए मान लेते हैं कि 26 मई का जो ये डेट है, इसी डेट को सारा एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का, एक बार मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है
कि 26 मई है ना, तो हम मान लेते हैं 20 मई, क्योंकि उधर 6 दिन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका 2 4 6 दिन तो इधर उधर वेस्ट ही होने वाला। तो मई में आपको टोटल मिलते हैं 20 दिन। आ जाइए अप्रैल में, यहाँ मिलते हैं आपको 30 दिन, और यहाँ आ जाइए मार्च, यहाँ मिलते हैं आपको 31 दिन, लेकिन इसको भी हम 30 दिन मान लेते हैं। तो 30 30 60 20 80, मतलब 80 डेज जो है ना, अब मार्च अप्रैल और मई, इनको आप भूल जाइए, इनको आप ध्यान ही मत दीजिए कि आपके पास ये 80 दिन 80 डेज है भी, क्योंकि आपको इन 80 डेज में ना एकदम फुल वर्क करना है। ठीक है, तो 15 मंथ में लगभग 3 महीने मंथ आपको भूल जाना है। जब भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 26 मई, तो इससे पहले का 3 महीने, जैसे मार्च से लेकर 20 मई तक का समय आप भूल जाइए कि आपके पास ये टाइम है, क्योंकि ये टाइम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले का हम आइए अपना टाइम टेबल बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। तो अगर आपका 15 महीनों में से 3 महीना हमने एकदम सेफ निकाल के रख दिया फॉर प्रीलिम्स, अब बचते हैं आपके पास 12 महीने। 1 मिनट, अब आपके पास बचते हैं 12 महीने 12 मंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको इन 12 मंथ में कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का 4 मंथ, स्टार्टिंग का 4 मंथ जो है, इसमें आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी सारे एडवांस बुक, जो भी और भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है, जो भी है, जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ भी आपके पास, जैसे मान लीजिए नीति आयोग हुआ, करंट अफेयर हुआ, किसी भी चीज़ का और एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी आपको लाना है, जो भी आपको पढ़ना है, इन 4 महीनों में आपको कई बार रिवीजन करना। देखिए एनसीईआरटी तो आप पहले से ही रिवीजन करते आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई वक्त नहीं लगेगा। अब आपको इन 4 महीनों में आपको क्या करना है कि एडवांस बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। 1 मिनट, आपको एडवांस बुक अच्छे से पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल जो भी है आपको वो ला के पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी तो भाई आपको रिवीजन करना ही करना है, प्लस आपको वीडियोस भी देखना है, जो भी हर एक टॉपिक से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इन 4 महीनों में आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, एडवांस बुक, वीडियोस, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको इन 4 महीनों में सही तरीके से सिर्फ पढ़ना है। कोई भी पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना, मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ, ना मेंस का ना प्रीलिम्स का, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन। सिर्फ आपको 4 महीने एकदम डेडिकेट होकर आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी हुआ, एडवांस बुक हुआ, और अदर स्टडी मटेरियल हुआ, वीडियोज़ हुआ, जो भी आप अपने उस यूपीएससी के दौरान आप कोई भी स्टडी मटेरियल जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी, इन 4 महीनों में आपको वो पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं 12 मंथ में से 4 मंथ में तो ये करना जो मैंने भी बताया। अब बचते हैं अगला 4 मंथ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि जितना भी आपने पीछे पढ़ा मल्टीपल टाइम्स, हाँ मैं एक बार और बताता चलूँ, इसमें आपको नोट्स नहीं बनाना है कि आपको नोट्स बना स्टार्ट कर देना है, नोट्स आपको बनाना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है, वीडियोस थ्रू, एनसीईआरटी थ्रू, एडवांस बुक के थ्रू, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में जब आ जाते हैं अगला 4 मंथ, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन तो करना ही है, साथ में नोट्स आपको बनाना है, बहुत ही अच्छा नोट्स, बढ़िया आपको नोट्स बनाना है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मेंस और प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखना नहीं है, सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है। कम से कम 10 सालों का मेंस और प्रीलिम्स का, कि कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है। फिर क्या करना है आपको कि रिवीजन तो भाई आपका पीछे वाला जितना भी पढ़ा है वो तो आप करते रहेंगे, नोट्स आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शनल जो है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, उसके बारे में आपको सोच लेना है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा क्या। पूरा फोकस, पूरा कमांड आपको ऑप्शनल पर हो जाना चाहिए इन 4 मंथ में, कि ऑप्शनल में आपको लेना क्या है, क्योंकि ऑप्शनल ही आपका रैंक डिसाइड कर देता है और सिलेक्शन भी डिसाइड कर देता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ऑप्शनल एकदम आपको एकदम अपना पक्का कर लेना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है। ठीक है, अब आ जाइए अगला 4 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो सबसे पहला मंथ था उसमें आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, हर बुक, हर स्टडी मटेरियल को आपने पढ़ा। अगले 4 मंथ में आपने क्या किया, रिवीजन किया, ऑप्शनल के बारे में जाना और नोट्स बनाया। अब आए जाते हैं अगले 4 मंथ में, इसमें क्या करना है आपको, ऑप्शनल भाई पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शनल पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। पहले तो आपको ऑप्शनल पढ़ना है 1 2 3 बार, उसके बाद नोट्स बनाना है। खैर 4 महीने बहुत होते हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, करंट अफेयर पे ध्यान देना है। आपको जो ये मंथ थे ना, इसमें तो आपको ध्यान ही देना है अपना करंट अफेयर, जैसे किसी भी कोचिंग का मंथली मैगजीन, ये इसमें तो ध्यान ही देना है। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें से कुछ छूट भी जाता है तो आप इस 4 महीनों में आपको ध्यान देना है।
साथ ही साथ नोट्स तो भाई आपको रिवीजन ही करना है, जो आपने इन 4 महीनों में नोट्स बनाया है, इन 4 महीनों में जो आपने नोट्स बनाया है, इसको यहाँ पे आपको रिवीजन करना ही करना है। वीडियोस देखना है, वीडियोस देखने से आपके जो कॉन्सेप्ट होगा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे बनता रहेगा, आप बोर नहीं होंगे। और क्या करना है इन 4 महीने में, आपको क्या करना है कि टॉपर्स के जो भी आंसर कॉपी है ना, आपको मिल जाएगा गूगल पे, फिर मार्केट में टॉपर्स आंसर कॉपी, उसको देखना है कि आपको मेंस में अपना आंसर राइटिंग कैसे करना है, एक पेज में अपना आंसर कैसे आपको फ्रेम करना है, ये देखना है। तो मतलब टॉपर्स आंसर कॉपी आपको देखना है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपको PYQ सॉल्व करना है प्लस देखना है, ठीक है। PYQ प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड आपको PYQ सॉल्व करना है। और आपको अगर अगर आपके पास प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आ जाता तो आपको धीरे धीरे यहाँ से टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो लास्ट का जो 4 मंथ है ना, एक मिनट, जो लास्ट का 4 मंथ था, इसमें क्या करना है, ऑप्शनल आपको पढ़ना है इसको, प्लस इसका नोट्स बनाना है, और पिछले जो नोट्स थे उसको रिवीजन करना है, करंट अफेयर पे ध्यान देना है, PYQ पे ध्यान देना है, मेंस और प्लस प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियोस देखना है आपको, टॉपर्स का जो भी आंसर कॉपी है उसको देखना है कि वो कैसे आंसर को फ्रेम करते हैं, लिखते हैं। और करंट अफेयर तो आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना, जो जो कुछ भी आपका छूट चुका है ना अगले उस मंथ में, उसके पहले वाले मंथ में, इन सभी डाउट को, सभी नोट्स को इस मंथ में आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगला 80 डेज, जो मैंने पहले बात कर लिया था 80 डेज, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से आपका गेम चेंज होगा, क्योंकि आपको मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हो, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स ही ना निकले तो फिर सारा गेम बेकार बेकार है, ठीक है। अब आइए इन 80 डेज का, एक मिनट, जो आपका 80, 1 मिनट, जो आपका ये 80 डेज है, इसमें सबसे पहले आता है मार्च। मार्च में आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जो भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व कर देना है, कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। मैंने इसके पिछले वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर प्रीलिम्स। अब आप सोचेंगे शॉर्ट नोट्स में कहाँ से बनाऊँ, जो भी आपका मेंस है ना उसमें से आप उसको रिवीजन करिए। जो भी बुलेट्स पॉइंट है, देखिए मेंस में क्या होता है, उसमें आपका आंसर लिखना होता है। इसमें क्या होता है, हर चीज़ को आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस शॉर्ट नोट्स में आप उस चीज़ को लिखिए, उस चीज़ का नोट्स बनाइए जो आप अक्सर भूल जाते हो, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है। एक प्रीलिम्स से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, कि जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम के उससे पहले कम से कम आपके पास ज़्यादा नहीं 10, 12, 15, 16 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, या आप 1-2 घंटे में बढ़िया से रिविज़न कर सकें। और रिवीजन तो भाई आपको करना ही करना, जो आपने पहले के नोट्स आपने बनाए हैं मेंस के लिए, उसको रिवीजन करना, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आपका प्रीलिम्स जब भी होगा जब आपका मेंस सही तरीके से तैयार होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको मेंस नहीं तैयार करना है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना। आपको मेंस जब अच्छे से तैयार होगा तभी आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो पाएगा। उसके बाद आपको साथ ही साथ वीडियोस पे ध्यान देना है, कि जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको सही तरीके से एकदम आप क्लियर कर लें। और PYQ, ठीक है, PYQ फॉर प्रीलिम्स और मेंस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंस और प्रीलिम्स का दोनों PYQ आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको भाई टेस्ट सीरीज पर तो ध्यान ही देना है, शॉर्ट्स नोट्स पे ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, वीडियोस देखना है फॉर इंटरेस्ट एंड फॉर कॉन्सेप्ट। और PYQ आपको सॉल्व करना है मेंस और प्लस प्रीलिम्स से रिलेटेड। और टॉपर्स का इसमें साथ ही साथ आंसर कॉपी भी देख सकते हैं। अब आ जाइए गेम अब आपका फाइनल होने वाला है अप्रैल और मई। इसमें आपका टोटल होता है आएगा 50 डे, 50 डेज, 30 इसका और 20 इसका, जैसे कि मैंने पीछे बात कर चुके हैं। आप इसमें क्या करना है, आपको मेंस एकदम छोड़ देना, मेंस पर अब ध्यान ही नहीं देना आपको। अब पूरा डेडिकेशन आपका 100% आ जाना चाहिए एकदम प्रीलिम्स पर। जो पिछला मंथ था मार्च, हाँ, उसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको मार्च के महीने में आपका जो 50 to 60% जो आपका माइंड सेट होना चाहिए वो एकदम प्रीलिम्स की तरफ आ जाना चाहिए। जैसे कि उसमें मार्च में आपको धीरे धीरे CSET वगैरह भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है। अब अप्रैल और जो मई का महीना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ UPSC प्रीलिम्स पर ध्यान देना। जैसे कि आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था मार्च में उसको रिवीजन करना। मेंस का रिवीजन तो आपको करना ही करना है, लेकिन मेंस का आपको ये आंसर्स कॉपी और PYQ ये सब नहीं सॉल्व करना है, रिवीजन तो भाई करना है। वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर और CSET, इन चीज़ों पे ध्यान देना है।
मतलब अप्रैल और मई जो ये आपके लास्ट 50 डेज हैं, इस पर सिर्फ 100% फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए। और जो मार्च का महीना था उसमें आपको 60% माइंडसेट आपका प्रीलिम्स का हो जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड आगे पढ़ना है और प्रीलिम्स से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। तो आपका जो टोटल 80 डेज है ना, वो आपको ओनली प्रीलिम्स पर ही देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी का एग्ज़ाम होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको कम से कम, मैं जो, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उस वक्त आपकी एज मैक्सिमम 735, लगभग आप 22 ईयर के होते ही होते हैं। ठीक है, और अगर आपने 12 महीने 15 महीने और दे दिए तो मान के चलिए आपका एज हो गया 21.5 मान लीजिए। ठीक है, और अगला नोटिफिकेशन जब भी आएगा, मान लीजिए आप 22 में फॉर्म को फिल करते हैं, तो जब भी आप ऐसा अगर आप प्लान करते हैं जिस तरह मैंने भी बताया वीडियो में, तो आप 22 साल के एज में एक आईएएस ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, जिस एज में लोग घूमते हैं टहलते हैं, अपने वक्त की वो जरा सा भी इज्जत नहीं करते, अपने वक्त को वो जरा सा भी कद्र नहीं करते, उस एज में आप 22 साल के एज में, एकदम यंग एज में, फर्स्ट टाइम में आप आईएएस ऑफिसर होंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।